नेक्स्ट है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है। पहले चित्र समझाते हैं आपको। जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें ए बी एक समतल तरंगाग्र। ए बी एक समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र का मतलब है प्रकाश की तरंग स्रोत बहुत अधिक दूरी पर है। तो जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें एक ए बी समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। इसका पहला द्वितीय कण या द्वितीय तरंगिका का पहला कण इस पर टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाता है। अन्य कण भी इस प्रकार परावर्तक पृष्ठ पर टकराते हैं और उसी माध्यम में लौट जाते हैं। अंतिम द्वितीय कण बी को ए डैश तक जाने में माना कि टी समय लगता है और इसमें तरंग की चाल v है। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बी ए डैश बराबर होगी vt। भाई इस माध्यम में तरंग की चाल v है और b को अंतिम कण को b को a डैश तक जाने में t समय लगता है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। तो दूरी b a डैश बराबर हो जाएगी vt। इतने ही समय में पहला कण a, इतने ही समय का मतलब t समय में माध्यम वही है तो चाल भी वही होगी। तो इतने ही समय में पहला कण a vt दूरी तय कर चुका होगा। क्योंकि चाल वही है, समय भी वही है, तो दूरी भी तो वही होगी। दूरी इतने ही समय में पहला कण ए बी डैश कितनी दूरी तय कर चुका होगा? ए बी डैश कितनी दूरी तय कर चुका होगा? वीटी दूरी तय कर चुका होगा। वीटी दूरी तय कर चुका होगा। तो अब हम ए को केंद्र मानकर वीटी त्रिज्या का ए बी डैश चाप काटते हैं। ए डैश बी डैश को मिला देते हैं। यह ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। अब ये समतल तरंगाग्र है तो कोण ए बी ए डैश 90 डिग्री होगा। ये चाप है और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा चाप वृत्त का ही भाग होता है और ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा वृत्त के किसी भी बिंदु पर लंब होती है। तो ये कोण 90 डिग्री है। तो ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश 90 डिग्री होगा। अब आपतन कोण समझाता हूं। ए बी समतल तरंगाग्र आपतित होता है, इसलिए यह आपतन कोण आई है तरंगाग्र का। इस पर ये लंब डाल दिया तो पहला कण ये है, इसका आपतन कोण आई हो जाएगा। ये परावर्तित तरंगाग्र है तो ये परावर्तन कोण आर कहलाएगा। इस पर ये लंब डाल दिया तो ये इससे चला जाता है तो ये परावर्तन कोण आर कहलाएगा। यही मैंने इसमें लिखा है। एक बार जो लिखा है उसको जो समझाया उसको ध्यान से देखिए। जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें ए बी एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। तो ए पहला कण ए, इसमें पहला कण और जोड़ देते हैं। पहला ए यहां पर जोड़ देता हूं। ए पहला द्वितीय कण ए जो है ये पहला द्वितीय कण है या द्वितीय तरंगिका कहलाती है। इस पर टकराता है और किस पर टकराता है? जेड डैश पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी प्रकार अन्य द्वितीय कण भी इसी माध्यम ए और बी के बीच में जितने भी अन्य द्वितीय कण हैं वो भी उसी माध्यम में लौट जाती है।
कैसे? परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाते हैं। इसी प्रकार अन्य द्वितीय कण भी परावर्तक पृष्ठ ZZ डैश से टकराने के बाद इतना बड़ा, तो इसमें इसके बीच में यही जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं, परावर्तक पृष्ठ ZZ डैश से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाते हैं, माने जो ये माध्यम है उसी माध्यम में लौट जाते हैं। माना माध्यम में तरंग की चाल v है, इस माध्यम में जिसमें लौट जाते हैं उसी माध्यम में तरंग की चाल v है, क्योंकि आए भी उसी माध्यम में और टकराने के बाद लौट भी उसी माध्यम में गए। तो आपतित तरंगाग्र ए बी और वापस होने वाली तरंगाग्र ए डैश बी डैश दोनों में की चाल समान रहेगी। तो माना माध्यम में तरंग की चाल v है एवं अंतिम कण b को a डैश तक जाने में t समय लगता है, b को a डैश तक जाने में t समय लगता है, तो दूरी b a डैश बराबर vt हो जाएगा। इतने ही समय में पहला कण a दूरी vt तय कर चुका होगा, माने vt दूरी तय कर चुका होगा। अतः a को केंद्र मानकर vt त्रिज्या का a को केंद्र मानकर vt त्रिज्या का a b डैश ही चाप काटते हैं और a डैश b डैश को मिला देते हैं, a डैश b डैश को मिला देते हैं। यह a डैश b डैश परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो आपतित तरंगाग्र a b, परावर्तित तरंगाग्र a डैश b डैश और उस पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही परावर्तक पृष्ठ ZZ डैश पर हैं, अतः इससे परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या होती है। तो आपतित तरंगाग्र AB, परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश और उस पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही परावर्तक पृष्ठ ZZ डैश पर हैं, अतः इससे परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या होती है। अब हमें दूसरे नियम की व्याख्या करनी है। तो हम समकोण त्रिभुज मैंने आपको बता ही दिया, ये समतल तरंगाग्र है तो ये समकोण होगा। ये चाप है, चाप के वृत्त, चाप माने वृत्त हुआ, वृत्त का पॉइंट है बी डैश, या चाप का पॉइंट बी डैश है, पी डैश ए डैश को मिला दिया तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा वृत्त पर लंब होती है, इसलिए यह कोण 90 डिग्री होगा। तो और ये जो दूरी है ये भी VT है, कौन सी दूरी? BA डैश VT और AB डैश VT, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। समकोण त्रिभुज ABA डैश व समकोण त्रिभुज AB डैश A डैश B, इसमें ये लिखा है समकोण त्रिभुज ABA डैश व समकोण त्रिभुज AB डैश A डैश में दूरी BA डैश बराबर दूरी AB डैश बराबर VT, ये दूरी और ये दूरी VT है। तो एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे की एक भुजा के बराबर हो गई और ये A डैश दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दो भुजाएं बराबर हो गई और ये कोण बराबर है। ये कोण 90 डिग्री, कौन सा कोण? ABA डैश बराबर कोण AB डैश A डैश, ये 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब फिर जब समरूप हो गए, समरूप त्रिभुज ABA डैश व समरूप त्रिभुज AB डैश A डैश में यह कोण बराबर इस कोण के, माने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो यही तो परावर्तन के नियम की व्याख्या होती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। तो पहला नियम यही हो गया। अब तरंग की जगह यहाँ पर तरंगाग्र होगा, आपतित किरण की जगह आपतित तरंगाग्र होगा। तो पहले नियम की व्याख्या यही मैंने समझाई थी। आपतित तरंगाग्र AB, परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश और उस पर खींचे गए अवलंब तीनों एक ही तल पर हैं। कौन से तल पर हैं? ZZ डैश तल पर हैं। इससे परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या होती है। ये पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
इससे परावर्तन के नियम की व्याख्या होती है। तो ये था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। अब है नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। इधर माध्यम 1 है, इधर माध्यम 2 है, ये है अपवर्तक पृष्ठ, ये पूरा अपवर्तक पृष्ठ है। तो माध्यम 1 में AB एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। माध्यम 1 में माना माध्यम 1 में AB एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। तो AB एक समतल तरंगाग्र, माना AB एक समतल तरंगाग्र इस माध्यम 1 में तिरछा आपतित होता है। इस माध्यम में तरंग की चाल v1 है, अपवर्तित होकर माध्यम 2 में चला जाता है। माध्यम 2 में तरंग की चाल v2 है। तो पहला कण A अपवर्तित होकर के दूसरे माध्यम में चला जाता है। अंतिम कण B को माना A' तक जाने में t समय लगता है। तो दूरी जो BA' है वो कितनी होगी? दूरी BA' कितनी होगी? दूरी बराबर 4 गुना समय v1t। तो दूरी BA' v1t होगी। इतने ही समय में पहला कण कितनी दूरी तय कर चुका होगा? दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 माध्यम 2 में v2 है। इतने ही समय t में पहला कण A v2t दूरी तय कर चुका होगा। अतः A को केंद्र मानकर v2t त्रिज्या का चाप काट देंगे, a' b' को मिला देंगे। यह a' b' अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। अब इसको एक बार पुनः ध्यान से देखो। माना z' एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें माध्यम 1 में एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। पहला कण A अपवर्तित होकर माध्यम 2 में चला जाता है। इसी प्रकार अन्य कण भी A और B के बीच में अन्य जो द्वितीय कण है वो भी अपवर्तित होकर के दूसरे माध्यम 2 में चले जाते हैं। माना अंतिम कण B को A' तक जाने में t समय लगता है। तो दूरी BA' v1t होगी। इतने ही समय t में, जितना समय यहाँ से यहाँ लगा उतने ही समय t में, उतने ही समय में यानी स्मॉल t समय में पहला कण A v2t दूरी तय कर चुका होगा। अतः A को केंद्र मानकर v2t त्रिज्या का AB' चाप काट देते हैं। ये AB' चाप है, AB' चाप काट देते हैं। इस a' b' को मिला देते हैं। यह a' b' अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। और थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपतित तरंगाग्र है I, ये अभिलंब खींचा गया है, लंब खींचा है, तो ये आपतन कोण I कहलाएगा पहले कण का। ये परावर्तित तरंगाग्र है, तो नहीं अपवर्तित तरंगाग्र है कौन सा? a' b', तो ये अपवर्तन कोण R कहलाएगा। ये इस पर लंब खींचा गया है, तो ये भी अपवर्तन कोण R कहलाएगा। अब मैंने जो पढ़ाया आप और देखिए, आपतित तरंगाग्र AB, अपवर्तित तरंगाग्र a' b' और उस पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही अपवर्तक पृष्ठ z' पर हैं। अतः इससे अपवर्तन के पहले नियम की व्याख्या हो जाती है। यही मैंने इसमें लिखा है। अब देखिए जरा क्या लिखा है। माना माध्यम 1 में AB एक समतल तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ z' पर तिरछा आपतित होता है। पहला कण A माध्यम 1 से माध्यम 2 में, इस माध्यम 2 में अपवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार AB के बीच अन्य कण भी अपवर्तित होकर माध्यम 2 में, अपवर्तित होकर माध्यम 2 में चले जाते हैं। माना माध्यम 1 में, इस माध्यम में तरंग की चाल v1, माध्यम 2 में तरंग की चाल v2 है। माध्यम 2 में तरंग की चाल v2 है।
एवं कण बी को ए डैश तक जाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में स्मॉल टी समय लगता है, तो दूरी बी ए डैश कितनी होगी, v1t होगी, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय। इतने ही समय t में पहला कण ए पहला कण, इतने ही समय t में पहला अंतिम कण नहीं, पहला कण ए इतने ही समय t में पहला कण ए, ये पहला कण ए माध्यम 2 में v2t दूरी तय कर चुका होगा। अतः ए को केंद्र मानकर ए बी डैश बराबर v2t त्रिज्या का ये चाप काट देते हैं, ए डैश बी डैश को मिला देते हैं। यह ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। यह ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। अब आप देखिए, आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश एवं इस पर खींचे गए अवलंब तीनों एक ही अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर हैं। अपवर्तक तीनों एक ही अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर हैं। अतः इससे अपवर्तन के पहले नियम की व्याख्या होती है। प्रथम नियम, क्योंकि अपवर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस पर खींचे गए अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र तथा उस पर खींचे गए अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इससे अपवर्तन के पहले नियम की व्याख्या होती है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, वही स्नेल का नियम कहलाता है। तो अब हमें स्नेल के नियम की व्याख्या करनी है। तो ये कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ऊपर वाले में ए बी ए डैश में साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए बी डैश बी ए डैश, ए बी डैश नहीं बी ए डैश बटे कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है ए ए डैश, बी ए डैश बटे ए डैश। बी ए डैश का मान v1t है, देखिए कहीं लिखा होगा बी ए डैश v1t है, तो v1t बटे ए डैश समीकरण नंबर 1। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण ए बी डैश, 90 कोण के सामने वाली भुजा ए बी डैश बटे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए डैश, लंब बटे कर्ण ए बी डैश। देखिए मैंने कहीं लिखा होगा ए बी डैश बराबर v2t, तो v2t बटे ए डैश। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर v1t होल का अपन बटे कर दिया v1t बटे ए डैश ऊपर वाला, नीचे वाला लिख दिया v2t बटे ए डैश को ए डैश टी से टी v1 बटे v2 बराबर नीतांक। और यही नीतांक कहलाता है जब माध्यम प्रकाश की किरण या तरंगाग्र माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे 1n2 कहते हैं। तो यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। अतः इससे अपवर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या होती है, पहले नियम की और ये दूसरे नियम की। तो ये था अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अब इसके बाद आपको जो मैंने समझाया था कि जब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और न्यूटन के कणिका सिद्धांत में अंतर ये था कि जब न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहता था कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जबकि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहलाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो विरल माध्यम में तरंग की चाल अधिक होती है। उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अभी आपने पढ़ा कि जब तरंग माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो 1n2 बराबर v1 बटे v2 ये होता है। किसी भी माध्यम का 1n2 को हम n भी कहते हैं,
1n2 को अपवर्तनांक nb कह सकते हैं। n बराबर हो जाएगा v1 बटे v2। अब आप ध्यान से देखो, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक n का मान कोई भी माध्यम है, सभी हवा से सघन है और हवा का लगभग एक होता है, तो इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन 1। अब n का मान एक से अधिक तभी होगा जब v1 इज ग्रेटर देन v2। अब माना कि जैसे सूत्र को माने, हवा से किसी माध्यम m में तरंग संचरित होती है, तो क्या हो जाएगा 1nm बराबर v1 किससे, हवा से, तो va बटे vm माने हवा में तरंग की चाल बटे माध्यम में तरंग की चाल। तो अभी आपने पढ़ा 1 nm a है ना, तो 1 नहीं लिखेंगे anm। अभी आपने पढ़ा anm इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा va इज ग्रेटर देन vm, माने हवा में जो तरंग की चाल है वो किसी भी माध्यम से अधिक होती है। अतः हवा का मतलब है कोई भी माध्यम के सापेक्ष हवा विरल कहलाती है। हवा किसी भी माध्यम से विरल है, तो इसका मतलब ये होगा कि विरल माध्यम में तरंग की चाल अधिक है अन्य माध्यम की अपेक्षा, ये कह जाता है। इससे आपको ये जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो अमान्य हो गया था उसकी भी पुष्टि हो जाती है। तो ये थे अपवर्तन के नियम के संबंध में। और यदि अपवर्तन के नियम से निकलने के लिए आता है तो आपको इसके पहले तक का ही लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है।